हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग और ला लीगा दोनों ही तरफ जो टाइटल रेस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है डे बाय डे, और ऑलमोस्ट मिड सीजन हो ही चुका है। तो ये वीडियो में बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे हर एक टीम को लेके कि हर एक टीम की जो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं जो अभी तक ये सीजन में हम लोग को दिखाई दे रहा है पिच पे, और उसी के साथ कौन सी टीम की चांसेस ज्यादा है टू विन द टाइटल एंड कौन से टीम टाइटल रेस से बाहर हो चुके हैं। तो दोनों ही लीग में ये सारी चीजों को लेके बात करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए चल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस सीजन में इंग्लिश में लीग में तो वो मैडनेस तो हम लोग को देखने को मिल ही रहा है कि अगर आप देखें कि 2-3 पॉइंट गैप्स के अंदर कितने सारे टीम्स डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली इन द मिडिल ऑफ द टेबल, और उसी के साथ टाइटल रेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसी के चलते अगर कोई टीम एक मैच में पॉइंट ड्रॉप कर रहा है या फिर मैच जीत रहा है तो टेबल में बहुत ज्यादा शफलिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है। और लिवरपूल ये गेम वीक में मैच ड्रॉ कर चुके हैं। इससे पहले वाला गेम वीक में एवर्टन के साथ उन लोगों का मैच नहीं हुआ, उससे पहले वाला गेम वीक में भी लिवरपूल ड्रॉ कर चुके हैं। दूसरी तरफ आर्सेनल भी ये वाले गेम वीक में पॉइंट ड्रॉप किए हैं। मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर डार्बी हार चुके हैं। और उसी के साथ नॉटिंघम फॉरेस्ट एक ड्रामेटिक विक्ट्री उन लोगों को मिला है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सीजन वो लोग ट्रेल करते हुए मैच जीते हैं कमबैक करके अगेंस्ट एस्टन विला। और दूसरी तरफ स्पर्स तो साउथहैम्पटन को बिल्कुल ही बुलडोज कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैचेस हम लोग को ये वाले गेम वीक में भी देखने को मिला है। तो एक काम करते हैं, टेबल को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं हर एक टीम को लेके कि अभी क्या सिचुएशन है बेस्ड ऑन द फुटबॉल दे हैव प्लेड टिल मिड सीजन। तो सबसे पहले लिवरपूल को लेके बात करते हैं। तो देखिए, लिवरपूल अभी तक तो बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, बोथ इन चैंपियंस लीग एंड इंग्लिश प्रीमियर लीग, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और दोनों ही कंपटीशन में लिवरपूल आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द कंपटीशन, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक ही दिक्कत है लिवरपूल को लेके जो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है, वो ये कि स्क्वाड डेप्थ। लिवरपूल के पास वो स्क्वाड डेप्थ, वो डिजायरेबल स्क्वाड डेप्थ नहीं है इनके दम पर हर एक कंपटीशन में वो कंपीट कर सके। इस मोमेंट ऑफ टाइम पे लिवरपूल को आई बिलीव पिक एंड चूज करना होगा कि कौन से कंपटीशंस को हम लोगों को प्रायोरिटाइज करना है। और ये चीज लिवरपूल के लिए इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करना, क्योंकि सभी को मालूम है कि लिवरपूल के पास भी बहुत सारे प्लेयर्स अभी इंजर्ड है। और स्पेशली कोनाटे इंजर्ड होने के बाद से ये चीज दिख रहा है कि लिवरपूल आर स्ट्रगलिंग एट टाइम्स, और उसी के चलते लिवरपूल 2 मैच ड्रॉ भी कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये लिवरपूल के लिए एक कंसर्न हो सकता है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि उन लोगों का स्क्वाड डेप्थ उतना खास नहीं है। देखिए, देयर इज नो डाउट अबाउट द अटैकिंग लाइनअप लिवरपूल हैव। उन लोगों के अटैकिंग लाइनअप के ऊपर बेस करके वो लोग कोई भी मैच जीत सकते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि अर्ने स्लॉट बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, और उसी के साथ डे इन डे आउट लिवरपूल के साथ ऐसे रिजल्ट्स ला रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आर्ने स्लॉट, जैसे आप देखिए कि लास्ट चैंपियंस लीग का जो मैच था जिरोना के अगेंस्ट में, तो वो मैच लिवरपूल अगर पॉइंट ड्रॉप कर भी देता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था ना। और वो लोग जैसे खेल रहे हैं चैंपियंस लीग में, ऑलरेडी दे हैव सिक्योर्ड देयर प्लेस इन द टॉप 8 फॉर 99.9%। तो अगर जिरोना वाले मैच में अगर पॉइंट ड्रॉप करते तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता ऐसा लिवरपूल को। तो ये ऐसे एक मैच था आई बिलीव जहां पे स्क्वाड डेप्थ को टेस्ट करने के लिए जो प्लेयर्स को लिवरपूल रेगुलर बेसिस में यूज नहीं करते हैं उन प्लेयर को लिवरपूल ये मैच में यूज कर सकते थे। क्योंकि देखिए, अभी बहुत थिक एंड फास्ट फिक्सचर्स आएंगे। आपका ईएफएल कप है, इंग्लिश प्रीमियर लीग है, एफए कप भी शुरू हो जाएगा, उसी के साथ चैंपियंस लीग भी है। तो ये सारे कंपटीशंस को एक साथ अगर मैनेज करना हो, यहां पे मेरे ख्याल से हो ही सकता है कि कोनाटी की तरह किसी दूसरे प्लेयर को, जो मेन प्लेयर है लिवरपूल का, उनमें अगर किसी को सस्पेंशन हो जाता है या फिर उनमें अगर किसी को इंजरी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ऐसा चाह रहा हूं कि ऐसा हो, डोंट गेट मी रॉन्ग। फुटबॉल में कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको एक अनवांटेड सस्पेंशन मिल गया या फिर आप को इंजरी हो गया। तो ये सारी चीजें तो नॉर्मल है किसी भी टीम के साथ। तो लिवरपूल के साथ अगर ऐसा होता है, जो उनके मेन प्लेयर हैं जो वीक इन वीक आउट लिवरपूल के साथ खेलते हैं और परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, तो उस प्लेयर की जगह पे लिवरपूल को एक दूसरे प्लेयर फ्रॉम द बेंच यूज करना पड़ेगा। तो हो ही सकता है कि जो प्लेयर को लिवरपूल उस वक्त यूज करेंगे फ्रॉम द बेंच, हो सकता है कि वो प्लेयर उस वक्त रेडी ना हो। क्या लिवरपूल उस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट मैच, अगर मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट मैच में अगर लिवरपूल के अटैकिंग लाइनअप में कोई प्लेयर नहीं है या फिर डिफेंसिव लाइनअप में कोई प्लेयर नहीं है, तो उनके जगह पे जो नया बंदा खेलेगा क्या वो डिलीवर कर पाएगा उस वक्त लिवरपूल के लिए एक प्रेशियस टाइम पे। तो ये सारे चीजों को लेके मेरे ख्याल से आर्ने स्लॉट को और भी थोड़ा प्रिसाइज होना पड़ेगा। और जिरोना वाले जैसे मैच के मैं बात कर रहा था, ये सारे मैचेस में आपका जो सेकंड चॉइस ऑफ प्लेयर्स हैं जिसको आप बैकअप के तौर पे देखते हो, उनको मेरे ख्याल से आपको यूज करना होगा, ताकि जब एक इंपॉर्टेंट वक्त आए आप लोगों के लिए जहां पे उस प्लेयर के ऊपर आपको शायद डिपेंड करना हो, तब वो प्लेयर डिलीवर कर सके। क्योंकि प्लेयर की तरफ से भी आप अगर सोचे, अगर प्लेयर को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट या ज्यादा गेम टाइम नहीं मिल रहा है, तो अचानक से अगर कोई इंपॉर्टेंट मैच पे उसको खेलना पड़ता है तो ही कैन इजीली कम अंडर प्रेशर और उसी के साथ डिलीवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास वो गेम टाइम नहीं है। तो मेरे ख्याल से स्क्वाड डेप्थ एंड इंजरी लिवरपूल के लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। जैसे ईएफएल कप का मैच आ रहा है लिवरपूल का, तो मेरे ख्याल से वो मैच में फर्स्ट टीम 11 के कोई भी प्लेयर को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। लिवरपूल हैव टू प्रायोरिटाइज चैंपियंस लीग एंड इंग्लिशमैन लीग ओवर कराबाओ कप। ये तो मेरे ख्याल से लॉजिकल लगता है अगर मैं लिवरपूल के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये सारे दिक्कत लिवरपूल कैसे हैंडल करेंगे उसी के ऊपर डिपेंड करता है लिवरपूल टाइटल रेस में क्या करेंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ऑब्वियसली दे आर द वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द इंग्लिशमैन लीग टाइटल इस सीजन में, क्योंकि उनके पास वो सारी चीजें हैं और वो सारे एग्जीक्यूशन डे इन डे आउट कर रहे हैं। और रही बात पॉइंट्स ड्रॉप करने की, जैसे कि न्यूकासल के साथ या फुलहम के साथ हुआ है, तो देखिए ये सारी चीजें तो नॉर्मल है। कोई भी टीम के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक मैच में जाके आप एकदम धुआंधार खेलोगे और हर एक मैच एक इजी या कंफर्टेबल विक्ट्री आपको मिलेगा। तो ऐसे पॉइंट्स ड्रॉप बीच बीच में हो ही सकता है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है फुटबॉल में। तो मेरे ख्याल से लिवरपूल को ये सारी चीजों में थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। एक्सेप्ट फ्रॉम दिस इश्यूज मेरे ख्याल से लिवरपूल के पास और दूसरे कोई मेजर इशू अभी नहीं है, क्योंकि अगर आप फुलहम वाला गेम भी देखते हो तो लिवरपूल के पास वो हंगर है, वो करेज है, लिवरपूल के प्लेयर्स में वो गूदा वो एकदम साफ साफ दिखता है कि आप मान लीजिए कि एक मैच में भले ही वो एंडफील्ड में हो, एक मैच में वो लोग 1-0 डाउन थे, उसी के साथ 1 मैन डाउन भी थे, विथ 10 men, the fighting spirit Liverpool had shown in that match against Fulham, मतलब इट इज ट्रिमेंडस। अगर उन लोगों को और 2-3 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता तो शायद वो लोग मैच जीत भी जाते, उनके पास वो मौका था। डिएगो जोटा, आप जोटा के बारे में सोचिए कि व्हाट अ टैलेंटेड प्लेयर ही इज एंड व्हाट अ लीथल प्लेयर ही इज गोइंग फॉरवर्ड, कि उनको ज्यादा वक्त नहीं मिला, गेम टाइम नहीं मिला ड्यू टू इंजरी, लेकिन जब मौका मिला आके गोल मार दिया बंदे ने, और हो ही सकता था कि विनिंग गोल भी उसको मिल जाए। तो इसीलिए मेरे ख्याल से लिवरपूल के पास, प्लेयर्स के पास वो करेज है, प्लेयर्स के पास वो मेंटालिटी है जीतने वाली, तो वो सारा चीज बहुत पॉजिटिव है लिवरपूल के लिए। अगर लिवरपूल अपने स्क्वाड को थोड़ा मैनेज कर पाते हैं और जैसे कि मैंने कहा कि कंपटीशंस को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, तो लिवरपूल कैन एक्चुअली विन 1 or 2 मेजर टाइटल्स इन दिस सीजन। यहां से ही मैं चेल्सी पे आऊंगा कि चेल्सी और लिवरपूल के बीच जो बेसिक डिफरेंस है, देखिए चेल्सी अभी नंबर 2 में है, भले ही एक गेम ज्यादा खेल चुके हैं, लेकिन द मैनर दे आर प्लेइंग इट इज ट्रूली फेनोमेनल, क्योंकि चेल्सी के पास स्क्वाड डेप्थ बहुत है। हम लोग पिछले 2-3 सीजन में चेल्सी को बहुत रिडिक्यूल किए हैं, चेल्सी को बहुत ट्रोलिंग किए हैं सोशल मीडिया में कि उनके पास भर भर के पैसा है, कोई भी प्लेयर को वो लोग खरीद रहे हैं। लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप देखिए कि चेल्सी का जो टीम था, जो नया टीम, वो लोग तो सब कुछ चेंज कर दिए थे ना, तो जो नए सेट्स ऑफ प्लेयर्स चेल्सी के पास है, वो सारे प्लेयर्स अभी ये सीजन में एंजो मारेस्का के अंडर सेटल डाउन कर चुके हैं। एंड एंजो मारेस्का इज आल्सो अ वेरी गुड मैनेजर। एंजो मारेस्का भी एकदम नो नॉनसेंस मैनेजर है, उनको मालूम है कि उनको क्या चाहिए इस टीम से, और कंपटीशंस वाइज वो लोग अपना इंटायर 11 को चॉप एंड चेंज कर रहे हैं। मतलब कॉन्फ्रेंस लीग चेल्सी जो खेल रहे हैं उस पे तो चेल्सी का कोई प्रेशर ही नहीं है, उस पे एकदम टोटली डिफरेंट 11 चेल्सी कैन अफोर्ड टू प्ले, और वो लोग मैच जीतेंगे भी। और दूसरी तरफ उसके बाद जब वो लोग इंग्लिश में लीग खेल रहे हैं, तो इंग्लिश में लीग में दे कैन प्ले देयर स्ट्रॉन्गेस्ट 11, और उसी के साथ वो लोग रिजल्ट्स भी निकल रहे हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन लिवरपूल एंड चेल्सी, जो अभी नंबर 1 एंड नंबर 2 पोजीशन में है। क्योंकि लिवरपूल को अगर मिड वीक में खेलना भी है चैंपियंस लीग, तो वहां पे दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट मैच, और उसी के लिए वो लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो यहां पे ही स्क्वाड डेप्थ आ जाता है, क्योंकि देखिए जब थिक एंड फास्ट फिक्चर्स आ रहे हैं ना, तो और
एक प्लेयर जैसे कि मोहम्मद साला, जैसे कि कोडी गाकपो, जैसे कि लुइस डियास, इनको अगर आप हर एक मैच में खिला रहे हो तो फटीग हो सकता है, एग्जॉर्शन हो सकता है, ज्यादा यूज करने पे हो ही सकता है कि कोई मैच पे जो एकदम इजी वाला गोल है जो मोहम्मद साला या फिर कोडी गाकपो आग बंद करके फिनिश कर सकता है, ऐसे गोल कभी कभार मिस हो जाएंगे और उसी के चलते हो सकता है वो मैच में सिचुएशन आपके अगेंस्ट में चला जाए या फिर आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाए और आप मैच से पॉइंट ड्रॉप कर दो। तो ये सारी चीजें हो सकता है अगर कोई पर्टिकुलर सेट्स ऑफ प्लेयर्स को आप हर एक मैच में इंक्लूड कर रहे हो। तो यहाँ पे चेल्सी के पास मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एडवांटेज है और चेल्सी जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल से चेल्सी आर ऑब्वियसली इन द टाइटल रेस, क्योंकि टेबल झूठ नहीं बोलता, भले ही मिड सीजन हो, अभी भी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, लेकिन मिड सीजन तक जो परफॉर्मेंस अभी तक चेल्सी कर रहा है इट इज ट्रूली ट्रूली मैग्निफिसेंट, क्योंकि हम लोगों को किसी ने नहीं सोचा था कि इस सीजन में चेल्सी ऐसा खेल सकते हैं। मैं मेरा प्रेडिक्शन वाला जो वीडियो बनाया था एकदम सीजन शुरू में, उसमें मैंने ये चीज कहा था कि देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि चेल्सी टॉप 4 में फिनिश करे, लेकिन चेल्सी ऐसे टाइटल रेस में आ जाएंगे ये तो किसी ने नहीं सोचा था। और जो लोग डाउन प्ले कर रहे हैं ये कह के कि नहीं चेल्सी अभी भी टाइटल रेस में नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड देयर सेंटिमेंट, क्योंकि वो उनको पता है कि चेल्सी में कुछ कुछ इश्यूज हैं जिन पे मैं आऊंगा। लेकिन अगर आप चेल्सी की परफॉर्मेंस देखें, चेल्सी जैसे रिजल्ट्स ला रहे हैं उस पर अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली दे आर टाइटल कंटेंडर्स, क्योंकि देखिए आप लिवरपूल के साथ चेल्सी एक मैच हारा है, 2 ही मैच आ रहे हैं, उसमें से एक लिवरपूल के साथ आ रहे हैं, एक मैनचेस्टर सिटी के साथ आ रहे हैं। आर्सेनल और नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ मेरे ख्याल से, आर्सेनल के साथ तो ड्रॉ किया है, नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ भी मेरे ख्याल से ड्रॉ हुआ है मैच। बॉर्नमाउथ के साथ चेल्सी जीता है, एस्टन विला के साथ चेल्सी जीता है, फुलहम के साथ शायद गेम अभी नहीं हुआ या फिर मैं भूल रहा हूं, ब्राइटन के साथ वो लोग मैच जीते हैं, टॉटेनहम के साथ वो लोग मैच जीते हैं, ब्रेंटफोर्ड के साथ वो लोग ये गेम वीक में मैच जीते हैं, न्यूकासल के साथ वो लोग मैच जीते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड हम लोग के साथ मैच ड्रॉ हुआ है, वेस्ट हैम के साथ वो लोग मैच जीते हैं, क्रिस्टल पैलेस शायद मैच हुआ नहीं अभी तक, एवर्टन के साथ भी शायद मैच हुआ नहीं है, लेस्टर के साथ वो लोग मैच जीते हैं, वुल्वरहैम्पटन के साथ वो लोग मैच जीते हैं, साउथहैम्पटन के साथ वो लोग मैच जीते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोरलेस हर एक टीम के साथ चेल्सी अच्छा खेला है और उसी के साथ चेल्सी मैच से 3 पॉइंट भी लाया है। सिर्फ 4 मैच वो लोग ड्रॉ किए हैं और 2 मैच वो लोग हारे हैं। ऐसा फॉर्म अगर चेल्सी सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में, जो बिजनेस एंड हम लोग कहते हैं सीजन का, वहां पर भी अगर चेल्सी ऐसे ही फॉर्म मेंटेन करता रहे तो चेल्सी कैन बी चैंपियंस, क्योंकि लिवरपूल के ऊपर तब प्रेशर और ज्यादा होगा। लिवरपूल हैव टू फोकस ऑन द चैंपियंस लीग एज वेल, लेकिन चेल्सी को तो कॉन्फ्रेंस लीग में फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विदाउट फोकसिंग द कॉन्फ्रेंस लीग दे कैन एक्चुअली एंड अप विनिंग द कॉन्फ्रेंस लीग। इसलिए मेरे ख्याल से चेल्सी की अगर आप स्क्वाड को लेके या फिर एंजो मैरेस्का जैसे चीजें मेंटेन कर रहे हैं या फिर चेल्सी के जितने भी सारे प्लेयर्स अभी इन फॉर्म है, इनके ऊपर अगर आप बात करो तो आपको पॉजिटिव्स दिखेंगे। लेकिन एक जो इशू है चेल्सी को लेके, वो मुझे ऐसा लगता है कि चेल्सी की जो सेंटर बैक पेयरिंग है वहां पे चेल्सी का थोड़ा बहुत दिक्कत है। देखिए जो फुल बैक पोजीशंस है वहां पे मालो गुस्तो, कुकुरिया, ये दोनों प्लेयर बहुत अच्छा है और ये दोनों प्लेयर चेल्सी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस भी डिलीवर करते हैं वीक इन वीक आउट। तो सेंटर बैक पोजीशन में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इश्यूज हैं। मैच में कभी कभार लगता है कि चेल्सी शायद गोल कंसीड कर लेंगे या फिर वो हो भी जाता है इवेंचुअली, क्योंकि अगर आप ब्रेंटफोर्ड वाला गेम भी देखेंगे तो ब्रेंटफोर्ड एक ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग गेम था जहां पे ब्रेंटफोर्ड एक ऐसा टीम है जिनका होम रिकॉर्ड बेस्ट है इस सीजन में, लेकिन एवे रिकॉर्ड ना अच्छा नहीं है, और दूसरी तरफ चेल्सी एक ऐसी टीम है जिनका एवे रिकॉर्ड बेस्ट है इस सीजन में, होम रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं। तो ऐसा एक कॉन्ट्रास्टिंग मैच था। और दूसरी तरफ रिसेंट ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो चेल्सी का एक बोगी टीम रह चुका है ब्रेंटफोर्ड। ऐसे ही बहुत सारे टीम्स जो बोगी टीम था चेल्सी के लिए, जैसे कि वेस्ट हैम एवे, ब्रेंटफोर्ड होम, तो ये सारे मैचेस चेल्सी लास्ट 2-3 सीजन में नहीं जीतते था, ड्रॉ करता था या फिर हारता था, लेकिन इस सीजन में ये दोनों ही मैचेस से चेल्सी ने 3-3 पॉइंट निकाल लिया है। लेकिन ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में अगर आप देखो कि हर एक मैच में चेल्सी 4-5 गोल नहीं स्कोर करेंगे, ये नॉर्मल है, लॉ ऑफ एवरेज अगर आप देखे तो चेल्सी कुछ कुछ मैचेस में ज्यादा गोल स्कोर करेंगे, कुछ कुछ मैचेस में आप ऐसे 2 गोल मारेंगे, तो वहां पे आपको वो डिफेंसिव सॉलिडिटी दिखाना होगा। क्योंकि जब ब्रेंटफोर्ड को वो गोल मिल गया था उसके बाद अचानक से ऐसा लग रहा था कि चेल्सी मैच में पॉइंट ड्रॉप करेंगे क्योंकि ब्रेंटफोर्ड विल स्कोर, और वहां पे शायद ब्रेंटफोर्ड को और एक गोल मिल भी जाता। वहां पे सभी को मालूम है कि एक सीटर वो लोग मिस किए थे जो पोस्ट पे हिट हुआ था, और यहाँ पे चेल्सी के गोलकीपर सैंचेज को आपको क्रेडिट देना होगा, द वे ही प्लेड, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि वो बहुत बार गलतियां करता है,
लेकिन ये मैच में उसने ही केप्ट चेल्सी इन दैट मैच। तो इसीलिए मेरे ख्याल से चेल्सी की जो कंसर्निंग पार्ट है वो आपका ऑब्वियसली गोलकीपर एंड सेंटर बैक ही होगा। अगर ये सारे इश्यूज चेल्सी फिक्स कर लेते हैं या फिर प्लेयर्स स्टार्ट टू डिलीवर द वे दे हैड डिलीवर्ड अगेंस्ट अ टफ टीम ब्रेंटफोर्ड, तो चेल्सी के पास वो मौका है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चेल्सी आर ऑब्वियसली इन द टाइटल रेस एंड दे कैन एक्चुअली विन द प्रीमियर लीग डिपेंडिंग ऑन द अदर टीम्स इफ दे आर लूजिंग टू मच पॉइंट। जैसे कि आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, ये लोग बहुत पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं। ऐसे लिवरपूल भी रिसेंट टाइम में अगर प्रेशर में आके या फिर चैंपियंस लीग में खेलने के चक्कर में वो लोग अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग में पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं तो ऑब्वियसली चेल्सी विल बी देयर टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। और एक बात की चेल्सी के पास नो हाउ की कमी है, एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है कि लीग कैसे जीतते हैं, टाइटल कैसे चैलेंज करते हैं, उसकी थोड़ी कमी है चेल्सी में। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कर नहीं सकते, ऑब्वियसली फुटबॉल में एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन वो एक्सपीरियंस की जगह पे मैं लिवरपूल को थोड़ा आगे रखूंगा क्योंकि लिवरपूल के पास वो प्लेयर्स हैं जो पहले भी ये चीज कर चुके हैं ईयर आफ्टर ईयर। तो लिवरपूल के पास वो एक्सपीरियंस, वो नो हाउ है। और वो नो हाउ की अगर मैं बात करूं तो वो आर्सेनल के पास भी कंपैरेटिवली ज्यादा है देन चेल्सी। फुटबॉल में चीजें बहुत जल्दी बदल जाता है, 2-3 गेम वीक में भी चीजें एकदम 180 डिग्री बदल सकता है। तो इसीलिए नैरेटिव भी चेंज होता है एट टाइम्स फुटबॉल में। तो ऐसा नहीं है कि चेल्सी नहीं जीत सकती है, ऑब्वियसली दे कैन, लेकिन दे हैव टू फाइंड सम सोल्यूशन रिगार्डिंग देयर डिफेंस, क्योंकि विदाउट डिफेंसिव सॉलिडिटी इट इज वेरी हार्ड टू विन एनी लीग। और वो चीज मेरे ख्याल से आर्सेनल के पास है, क्योंकि आर्सेनल के पास वो डिफेंसिव सॉलिडिटी है, आर्सेनल के डिफेंस बहुत अच्छा है। ये चीज हम लोग पिछले 2 सीजन से देखते हुए आ रहे हैं, इस सीजन में भी उनका डिफेंस अच्छा ही है। हाँ, कुछ कुछ मैचेस में ऑब्वियसली वो लोग अंडर प्रेशर थे, वो लोग कंसीड किए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं इन कंपेयर्ड विद चेल्सी, आर्सेनल के पास वो डिफेंस है जिनके ऊपर डिपेंड करके वो लोग लीग जीत सकते हैं। लेकिन आर्सेनल में जो इश्यूज हैं वो अलग किस्म के इश्यूज हैं। चेल्सी एंड लिवरपूल के पास ओवर आर्सेनल जो एडवांटेज है वो ये है कि चेल्सी एंड लिवरपूल बोथ द टीम्स कैन प्ले फ्री फ्लोइंग फुटबॉल गोइंग अप फ्रंट। उनके अटैकिंग में वो फ्लूइडिटी दिखता है और ओपन प्ले से दे कैन स्कोर गोल्स। लेकिन आर्सेनल की अगर मैं बात करूं तो रिसेंट टाइम्स में ये चीज क्लियरली विजिबल है कि ओपन प्ले से आर्सेनल गोल स्कोर करने में उनको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ओवर डिपेंडेंसी ऑन सर्टेन प्लेयर्स सच एज ओडेगार्ड एंड साका। आप देखिए चेल्सी के पास ऐसा कोई क्लियर कट डिपेंडेंसी नहीं है। लास्ट सीजन में जैसे चेल्सी का डिपेंडेंसी था कोल पामर के ऊपर, लेकिन इस सीजन में अगर पामर अच्छा नहीं भी करते हैं तो दूसरे प्लेयर्स हैं टू स्टेप अप एंड स्कोर गोल्स फॉर देम। और यही पे लिवरपूल को भी आपको कहना होगा कि लिवरपूल के पास भी बहुत सारे अटैकिंग प्लेयर्स हैं। अगर कोडी गाक्पो नहीं चलता तो उनके पास डियोगो जोटा है, लुइस डियास है, तो बहुत सारे अटैकिंग ऑप्शंस हैं। कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर उतना ज्यादा डिपेंड उन लोगों को करना नहीं पड़ता है टू विन अ सर्टेन गेम ऑफ फुटबॉल। लेकिन आर्सेनल की अगर मैं बात करूं तो ओवर डिपेंडेंसी ऑन दीज 2 प्लेयर्स आर ह्यूज इन आर्सेनल। और उसी के साथ आप अगर दूसरे प्लेयर्स की बात करो तो काई हावर्ट्स का भी स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है इस सीजन में। मार्टिनेली का तो बहुत ही खराब चल रहा है इस सीजन, और मेरे ख्याल से बहुत सारे आर्सेनल फैंस ये भी चाह रहे हैं कि आर्सेनल शुड मूव ऑन फ्रॉम मार्टिनेली। तो लेफ्ट विंग बैक में ट्रोसार्ड को छोड़ के आर्सेनल के पास कोई प्रोलिफिक गोल स्कोरर नहीं है, और ट्रोसार्ड का भी फॉर्म इस सीजन में कुछ खास नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ ये कि आर्सेनल के पास भले ही अच्छा डिफेंस हो, लेकिन जैसे एवर्टन वाला गेम, ये सारे गेम्स आर्सेनल को जीतना चाहिए था, और लास्ट 2 सीजन में आर्सेनल ये गेम्स जीत रहे थे वीक इन वीक आउट। फुलहम के साथ मैच हो कि एवर्टन के साथ मैच हो, आर्सेनल, हम लोग को पता था कि आर्सेनल 3 पॉइंट सिक्योर कर लेंगे इस गेम में, लेकिन इस सीजन में वो चीज आर्सेनल से कंप्लीटली मिसिंग है। इस सीजन में जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि मार्टिन ओडेगार्ड जब नहीं था तो आर्सेनल के पास कोई क्लियर कट ऑप्शन नहीं था, एकदम सारे लोग साका के ऊपर ही डिपेंडेंट थे कि साका अगर कुछ क्रिएट कर सकते हैं तब भी आर्सेनल ओपन प्ले से गोल कर पाएंगे, या तो उनको फिर से सेट पीसेस के ऊपर, कॉर्नर्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता था। लेकिन अभी एवर्टन वाले गेम में हम लोग को यह देखने को मिला कि डिस्पाइट प्लेइंग मार्टिन ओडेगार्ड दे हैड अ वेरी एवरेज गेम। बहुत सारे चांसेस वो लोग मिस कर रहे थे, इवन मार्टिन ओडेगार्ड के पास भी चांसेस था, वो भी वो मिस किया। मार्टिन ओडेगार्ड अगर आप देखो तो इंटायर मैच में जितने भी टाइम तक मार्टिन ओडेगार्ड पिच में ऑन थे, he was totally out of the game, he was literally ghosted in that game। और उसी के साथ
साका भी उतना कुछ खास नहीं कर पाया, क्योंकि साका के ऊपर वो प्रेशर आ जाता है अगर आपका बेस्ट क्रिएटिव प्लेयर मार्टिन ओडेगार्ड कुछ आउटपुट नहीं देता है तो ये सारे इश्यूज को आर्टेटा को सॉल्व करना होगा, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है आर्सेनल के लिए गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि हम सभी को पता था जब समर ट्रांसफर विंडो चल रहा था तो हम लोग यही चीज कह रहे थे कि आर्सेनल को अगर कुछ जीतना है बड़ा तो आर्सेनल को एक प्रोलिफिक स्ट्राइकर, एक नंबर 9, एक प्रॉपर गोल स्कोरिंग स्ट्राइकर चाहिए आर्सेनल को। लेकिन आर्सेनल का अगर आप समर ट्रांसफर विंडो देखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि कैलाफियोरी एंड मेरिनो वाज अ डिसेंट बाय फॉर देम, लेकिन उनके समर ट्रांसफर्स ऐसा कुछ खास नहीं था जो उनको करना चाहिए था बेस्ड ऑन द स्क्वाड दे हैव, क्योंकि जेसूस आपका वो प्रोलिफिक गोल स्कोरर नहीं है, काई हवर्ट्स वो प्रोलिफिक गोल स्कोरर नहीं है, मार्टिनेली नहीं अच्छा खेल रहा है, ट्रोसार्ड भी अप डाउन हो रहा है उसका सीजन। तो इसीलिए साका एंड मार्टिन ओडेगार्ड ये दोनों ही ऑप्शंस बचते हैं आर्सेनल की जब गोल स्कोरिंग या चांस क्रिएशन की बात हम लोग करते हैं। तो ऑन द बेंच एक गेम को चेंज करने के लिए एज ए स्ट्राइकर, एज ए प्रोलिफिक गोल स्कोरर आर्सेनल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई थिंक आर्सेनल को ये जनवरी ट्रांसफर विंडो में एक स्ट्राइकर के पीछे जाना चाहिए, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में कौन से स्ट्राइकर्स अवेलेबल होंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन अगर जनवरी में आर्सेनल को ये साइनिंग नहीं मिलता है तो आई कैन सी आर्सेनल इन डीप ट्रबल, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा क्योंकि अभी प्लेयर्स की कॉन्फिडेंस भी डाउन है और मिकेल आर्टेटा भी एट टाइम्स आउट ऑफ आइडियाज लग रहे हैं, इसीलिए वो लोग ज्यादा डिपेंड करते हैं अभी कॉर्नर्स पे एंड सेट पीसेस में, क्योंकि उनको मालूम है कॉर्नर या सेट पीसेस में हम लोग कुछ कर सकते हैं। अगर ओपन प्ले से कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे तो लोग कह सकते हैं कि मोनाको के साथ मिडवीक में जब यूसीएल का मैच था तो वहां पे आर्सेनल ओपन प्ले से गोल किया है, हाँ किया है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आर्सेनल के सेट पीसेस के ऊपर डिपेंडेंसी ये साफ साफ दिखता है मैच पे। और मैच पे अगर इतना पैसिव आप होते हो, आपको जब एक स्ट्राइकर की जरूरत है या फिर एक अटैकिंग प्लेयर की जरूरत है मैच में, तो आप जॉर्जिनियो को लाते हो बेंच से, तो ऐसे अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप मैच कैसे जीतोगे। एवर्टन के पास वो क्लियर कट प्लान था कि आर्सेनल के साथ हम लोगों को कैसे मैच खेलना है, और वैसा ही वो लोग खेल के मैच से 1 पॉइंट लेके चले गया। और एवर्टन के साथ होम मैच अगर आप नहीं जीतते हो तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आप टाइटल कंटेंशन में रहोगे, और वही क्राइसिस अभी आर्सेनल में हो रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्सेनल दे आर करेंटली आउट ऑफ टाइटल रेस, एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, दे आर स्टिल इन द टाइटल रेस। तो मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि दे आर नॉट इंटायरली totally in the title race, and they are also not totally gone out of the title race. दे आर इन बिटवीन समवेयर, क्योंकि फुटबॉल में चीजें उतना आसान नहीं है पहले से प्रेडिक्ट करना। लास्ट सीजन में भी मिड सीजन का अगर आप टेबल देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि टॉटनहम बहुत अच्छा खासा पोजीशन पे था, लेकिन सीजन खत्म होते होते टॉटनहम बाहर चला गया टॉप 4 से। तो ऐसा इस सीजन में भी हो सकता है, आर्सेनल टॉप 4 से बाहर भी जा सकते हैं या फिर आर्सेनल टॉप 4 में थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं, मतलब नंबर 2 या नंबर 3 में भी फिनिश कर सकते हैं। लेकिन टाइटल जीतने की अगर मैं बात करूं तो चेल्सी एंड लिवरपूल अभी जो फॉर्म में है और जैसे वो लोग खेल रहे हैं, टाइटल जीतना आर्सेनल के लिए इस सीजन में बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं यही कहा था कि इस सीजन में शायद आर्सेनल टाइटल जीत सकता है बेस्ड ऑन द फुटबॉल दे हैव प्लेड फॉर द पास्ट 2 इयर्स। लेकिन पास्ट 2 इयर्स में जो फ्लूइडिटी उनके फुटबॉल से देखने को मिल रहा था वो अभी इस सीजन में टोटली मिसिंग है, ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए आर्सेनल के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी जो इतनी खराब फॉर्म में है, मतलब स्टैटिस्टिक्स यही बोल रहा है कि 2008 के बाद इतना खराब खेल रहा है मैनचेस्टर सिटी। और नवंबर से लेके अभी तक अगर आप एवरेज पॉइंट्स एक्यूमुलेशन देखो फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी तो वो साउथहैम्पटन से भी खराब है, साउथहैम्पटन से भी नीचे है इन टर्म्स ऑफ एवरेज पॉइंट्स एक्यूमुलेशन पर गेम। तो इसीलिए मैनचेस्टर सिटी जब ऐसे खराब सिचुएशन में है, फिर भी आप देखो कि आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के बीच जो पॉइंट गैप है वो सिर्फ 3 है। तो यही चीज दिखाता है कि आर्सेनल का भी सीजन कितना खराब जा रहा है। अगर लास्ट सीजन में जो फुटबॉल हम लोग को देखने को मिला था फ्रॉम आर्सेनल, वो अगर इस सीजन में वो लोग खेल पाते तो इस सीजन में दे रियली हैड अ वेरी गुड चांस टू विन द लीग। लेकिन मैनचेस्टर सिटी जब क्रम्बल कर रहे हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, तब आर्सेनल भी क्रम्बल कर रहा है, आर्सेनल कुछ कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आर्सेनल फैंस बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 सीजन से जो स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल आर्सेनल से देखने को मिल रहा था वो इस सीजन में मिसिंग है। और ओवर डिपेंडेंसी, जैसे कि मैं कह रहा था, मार्टिन ओडेगार्ड एंड साका, तो ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ चेंजेस भी करना पड़े, जैसे कि मैं कह रहा था कि एक प्रोलिफिक गोल स्कोरिंग स्ट्राइकर आप लोगों को चाहिए। तो जनवरी ट्रांसफर विंडो में अगर आर्सेनल ऐसा कुछ कर पाते हैं
तब जाके आर्सेनल इंग्लिश प्रीमियर लीग में कुछ अच्छा कर पाएंगे। और अगर वो लोग कोई साइनिंग्स नहीं करते तो बहुत मुश्किल है आर्सेनल के लिए टाइटन कंटेंशन में डटे रहना। हो सकता है कि टॉप 4 से भी वो लोग बाहर हो जाए, क्योंकि कंपैरेटिवली वीकर टीम्स के अगेंस्ट में आपको रिजल्ट्स निकलना पड़ता है अगर आप टाइटल कंटेंशन में रहना चाहते हो तो इसलिए मुझे लगता है कि मिकेल आर्टेटा के ऊपर और आर्सेनल के ऊपर अभी प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो चुका है। और अभी चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी को लेके। तो देखिए मैनचेस्टर सिटी का अभी जो सिचुएशन है, दे आर नॉट इन द टाइटल रेस। मेरे ख्याल से मैनचेस्टर डार्बी हारने के बाद वो लोग टाइटल रेस से कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो आप कह सकते हो टाइटल का जो एस्पिरेशन था वो टोटली डैमेज हो चुका है। और अभी देख के लग ही नहीं रहा है कि मैनचेस्टर सिटी कैन एक्चुअली विन अ गेम ऑफ फुटबॉल। देख के लग ही नहीं रहा है कि वो लोग कोई भी एक मैच जीत पाएंगे। हर दिन वो लोग सेम वही गलतियां वो लोग कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है। कोई भी मैच आप उठा के देख लो, हालांड वो मैच में इन्वॉल्व ही नहीं रहता, बहुत कैजुअल हो गया है अप्रोच बहुत सारे प्लेयर्स का। उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी के पास कोई प्रॉपर गोल स्कोरर नहीं है एक्सेप्ट हालैंड। और हालैंड भी अगर आप मैच उठा के देख लो मैनचेस्टर डार्बी में भी ही वाज घोस्टेड इन द एंटायर मैच, मतलब 2-3 टचेस होगा शायद उसका एंटायर मैच में, और ये बहुत बार हम लोग को देखने को मिल रहा है इस सीजन में। उसी के साथ अगर प्लेयर्स की बात करें, रॉड्री का ना होना वो तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ऑलरेडी कर रहा है मैनचेस्टर सिटी के परफॉर्मेंस में। और दूसरे जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं जिनके मैं बार बार इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात करता हूं, तो वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी अभी नहीं दिख रहा है फील्ड पे। इंटर टीम की जो कॉन्फिडेंस है, इंटर टीम की जो लेवल है, जो ब्रिलियंस है, वो सब कुछ एकदम नीचे आ चुका है कलेक्टिवली। और उसी के साथ आप देख सकते हो कि काइल वॉकर ही इज नॉट द प्लेयर एनीमोर व्हिच ही यूज्ड टू बी लास्ट सीजन। काइल वॉकर बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। आप देखो दूसरी तरफ रूबेन डियाज जो ऐसे अच्छा डिफेंड कर रहे थे वो भी अभी बहुत बार गलतियां कर रहे हैं। और उसके साथ मैनचेस्टर सिटी इज प्लेइंग अनलाइक मैनचेस्टर सिटी। बॉल पोजीशन चला जाता है तो वो लोग प्रेस नहीं कर सकते, वो लोग बॉल को फिर से रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं। आगे जाते हुए वो उन लोग के अटैक में जो फ्लूइडिटी दिखता था वो इंटायरली मिसिंग है। तो बहुत सारे रीजन हैं और हर एक मैच के बाद मैनचेस्टर सिटी को लेकर जब भी मैं बात करता हूं तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी जो मेरे पिछले जितने भी वीडियोस है उसमें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको चेकआउट करना है तो यू कैन गो एंड फाइंड दैट इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन मैनचेस्टर सिटी के लिए चीजें अभी बिल्कुल ही सही नहीं लग रहा है जैसे वो लोग खेल रहे हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि नवंबर से लेके अभी तक एवरेज पॉइंट्स पर गेम उनका साउथहैम्पटन से भी कम है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग तो टॉप 10 में भी नहीं रहेंगे, वो लोग और भी नीचे चलते जाएंगे। अभी गेम वीक 16 कंप्लीट हुआ है और गेम वीक 12 के बाद भी मुझे लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी शायद जनवरी में अगर वो रीइंफोर्समेंट्स करते हैं, कुछ अपग्रेडेशन करते हैं कि उनके स्क्वाड में एजिंग का भी इशू है, तो अगर वो लोग मूव ऑन करते हैं कुछ प्लेयर्स से और वो रीइंफोर्समेंट मैनचेस्टर सिटी को मिलता है तो शायद दे कैन कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द लेटर हाफ ऑफ द सीजन। लेकिन अभी गेम वीक 16 के बाद तो वो चीज भी मुझे नहीं लग रहा है कि वो चीज कर पाएंगे मैनचेस्टर सिटी। भले ही पेप गार्डियोला उनके पास है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स इन मॉडर्न फुटबॉल एरा, लेकिन फिर भी अगर जनवरी ट्रांसफर विंडो में रीइंफोर्समेंट हो भी जाता है तब भी प्लेयर्स को सेटल इन करने में थोड़ा वक्त लगेगा। और उसी के साथ ओवरऑल टीम की जो मोरल है उसको लिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है फॉर पेप गार्डियोला। और पेप गार्डियोला अभी जैसे इंटरव्यूज दे रहे हैं, पोस्ट मैच इंटरव्यूज अगर आप देखें वो भी बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि वो भी दिखाता है कि पेप गार्डियोला अंदर ही अंदर कितना डाउन हो चुके हैं मोरली। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैनचेस्टर सिटी को अगर ये सीजन में कुछ सैल्वेज करना है, दे हैव टू गो बैक टू देयर बेसिस। और उसी के साथ जनवरी ट्रांसफर विंडो में अच्छा खासा रीइंफोर्समेंट्स चाहिए होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर सिटी दे आर इन द टाइटल रेस। वो चैप्टर तो क्लोज हो चुका है। अभी मैनचेस्टर सिटी के लिए टॉप 4 ही मतलब एक फिजिबल ऑप्शन मुझे लग रहा है, अनलेस एंड अनटिल बहुत कुछ ड्रामेटिक हो जाता है इन द लेटर हाफ ऑफ द सीजन की लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल सारे टीम एकदम से पॉइंट्स ड्रॉप करते ही रहे, जो कि बहुत नामुमकिन है कि 3-4 टीम लगातार एक साथ खराब खेलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी बहुत पीछे चले गए हैं कंपेयर टू दीज टीम्स। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैनचेस्टर सिटी के लिए जो फिजिबल ऑप्शन है वो यही है कि दे हैव टू फिनिश इन द टॉप 4 प्लेस और उसी के साथ चैंपियंस लीग फुटबॉल वो लोग खेलना चाहेंगे नेक्स्ट सीजन में। लेकिन उसके लिए मैनचेस्टर सिटी को बहुत काम करना होगा गोइंग फॉरवर्ड। तो देखते हैं मैनचेस्टर सिटी क्या करते हैं। और नॉटिंघम फॉरेस्ट को लेकर जितना भी तारीफ करे उतना ही कम है। बहुत ही ड्रामेटिक फैशन में वो लोग एस्टन विला के साथ भी
होम में जो मैच वो लोग हार रहे थे वो मैच कमबैक करके वो लोग जीत गए हैं। इट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम देम और इट वाज अ ब्रिलियंट फ्रॉम नूनो एज वेल। मतलब नूनो का मैन मैनेजमेंट है, नूनो का टैक्टिक्स काम कर रहा है और वो चीज दिख भी रहा है। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट इस सीजन में मेरे ख्याल से एक सरप्राइज एलिमेंट है जो कि टॉप 4 के लिए ऑब्वियसली दे आर इन द कंटेंशन। द वे दे आर प्लेइंग, द मैनर दे आर प्लेइंग इन ईच एंड एवरी गेम वीक, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम। और उसी के साथ बॉर्नमाउथ अभी टेबल में भले ही 6 में हो, बॉर्नमाउथ के साथ मैच जीतना मुश्किल है। अगले गेम वीक में हम लोग के साथ ही मैच है बॉर्नमाउथ का, वो भी ओल्ड ट्रैफोर्ड में, तो इट विल नॉट बी एन इजी गेम फॉर अस। लेकिन बॉर्नमाउथ की अगर मैं बात करूं तो टॉप 4 में जितने दूसरे टीम्स हैं, बॉर्नमाउथ का टॉप 4 में फिनिश करने का चांसेस बहुत कम है। इवन टॉप 6 में भी फिनिश करने का चांसेस बहुत कम लग रहा है मुझे। अभी भी बहुत मैचेस बाकी है और दूसरे टीम्स लाइक एस्टन विला, स्पर्स, ब्राइटन, फुलहम, ये लोग भी बहुत प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में इस सीजन में जैसे कि मैं कह रहा था कि इट इज क्रेजी द वे द टेबल बिहेव्स एट द मोमेंट, क्योंकि बहुत सारे टीम्स एक साथ बहुत कम पॉइंट्स के डिफरेंस में बहुत सारे टीम्स डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली। आप अगर देखो तो नंबर 4 पोजीशन में जो नॉटिंघम फॉरेस्ट है दे आर ऑन 28 पॉइंट्स और हम लोग को आप देखिए हम लोग नंबर 13 में है, हम लोग 22 पॉइंट्स, मतलब 6 पॉइंट के गैप है। मतलब अभी भी इतना वाहियात सीजन होने के बाद भी हम लोग के साथ नंबर 4 पोजीशन में जो नॉटिंघम फॉरेस्ट है उनका सिर्फ पॉइंट गैप 6 है। मतलब 2 गेम वीक में ये 6 पॉइंट उलटफेर हो सकता है। और अगर नंबर 5 में जो मैनचेस्टर सिटी है उनके साथ हम लोग का पॉइंट गैप 5 है, नंबर 6 पोजीशन में बॉर्नमाउथ के साथ हम लोग की पॉइंट गैप 3 है। अगर 2-3 गेम वीक में हम लोग अच्छा कर लेते हैं तो हम लोग कैन इजीली कम इन द टॉप 8 या टॉप 6, जो हम लोग को कायदे में देखा जाए तो करना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। न्यूकासल भी और एक टीम है जो कि टॉप 4 या टॉप 6 के लिए भाग रहा है। ब्रेंटफोर्ड को लेके, मतलब ब्रेंटफोर्ड ऑब्वियसली दे आर प्लेइंग वेरी गुड एट होम, लेकिन एवे गेम उतना ही खराब जा रहा है ब्रेंटफोर्ड का। तो ब्रेंटफोर्ड के लिए एवे एंड होम ये दोनों में एक बैलेंस ड्रॉ करना होगा। अभी ब्रेंटफोर्ड कुछ कर पाएगा टॉप 6 या टॉप 8 फिनिश के लिए वो लोग जा पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है थोड़ा बहुत। और टॉटेनहम को लेके क्या ही कहे, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग किसी को भी हरा सकते हैं। जैसे कि साउथहैम्पटन के साथ, मतलब पहली हाफ में गेम को पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन दूसरे कोई टीम के साथ हो ही सकता है कि टॉटेनहम फिर से हार जाए। तो टॉटेनहम को लेके प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। टॉटेनहम के पास वो क्वालिटी तो है, लेकिन वो लोग बीइंग टॉटेनहम वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो टॉटेनहम को लेके भी कोई गारंटी नहीं है। ब्राइटन भी थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा है। फुलहम का अगर आप देखो तो होम मैचेस में उन लोगों का रिकॉर्ड अच्छा है, एवे मैचेस में कुछ मैचेस में वो लोग अच्छा खेल रहे हैं, कुछ मैचेस में नहीं खेल रहे हैं, सेम एज एस्टन विला। तो बहुत सारे चीजें अभी भी होना बाकी है इंग्लिश प्रीमियर लीग में और बहुत कुछ उलटफेर हम लोग को और देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है। अभी भी आधा सीजन बाकी है। तो आप लोगों का क्या मानना है ये सारे पॉइंट्स को लेके, आप लोगों का क्या मानना है लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, ये सारे टीम्स को लेके कि कौन से टीम के पास ज्यादा चांस है टू विन द लीग टाइटल और कौन से टीम टाइटल कंटेंशन में है ही नहीं। तो ऐसे आपको भी अगर आपका ओपिनियन शेयर करना है मुझसे तो जरूर कीजिए कमेंट करके। और उसी के साथ बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, अभी मैनचेस्टर डर्बी जीतने के बाद अभी अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन हम लोगों को अपना परफॉर्मेंस लेवल थोड़ा अप करना होगा अगर हम लोग टॉप 8 या टॉप 6 फिनिश करना चाहते हैं। क्योंकि टॉप 4 की अगर मैं कंटेंशन की बात करूं तो उसमें अभी हम लोग नहीं है, तो इसीलिए उस पर ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग टॉप ऑफ द टेबल में फिनिश कर सके, जितना ऊपर हो सके फिनिश कर सके, और उसी के साथ यूरोपा लीग में अच्छा करे। तो ये हम लोग के लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। और उसी के साथ अभी टॉटनहम के साथ भी मैच है ईएफएल कप में, तो वो भी कैसा होगा वो भी मुझे मालूम नहीं है। टॉटनहम जैसे कि मैं कह रहा था कि मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम इन द वर्ल्ड, तो कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद टॉटनहम एंड लिवरपूल का भी मैच है, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैचेस होना बाकी है। मिडवे ऑफ द सीजन में हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो देखते हैं बाकी सीजन कैसा जाता है और कौन फाइनली इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन होता है। तो अभी चलिए ला लीगा को लेके थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं, क्योंकि ला लीगा के ऊपर बात करने का उतना मौका नहीं मिलता मुझे, उतना वक्त भी नहीं मिलता, लेकिन ला लीगा का टेबल भी अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मेरे ख्याल से उस पर भी मुझे बात करना चाहिए। तो इसीलिए चलिए पहले टेबल शेयर कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी ला लीगा का टेबल भी बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड इन दोनों के ऊपर हम लोग सोच रहे थे कि इट विल बी
2 हॉर्स टाइटल रेस, लेकिन अभी लग रहा है कि इट इज अ 3 हॉर्स टाइटल रेस, क्योंकि सुमरी में एटलेटिको मैड्रिड आ गए हैं, क्योंकि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच कुछ ऐसा ही हो रहा है कि पहले आप, और इसके चक्कर में एटलेटिको मैड्रिड सुमरी में घुस गए हैं, क्योंकि बार्सिलोना के पास एक टाइम में, अगर आप लोग को याद है जब एल क्लासिको हुआ था, तो उस टाइम पे बार्सिलोना के पास बहुत एडवांटेज था ओवर रियल मैड्रिड एंड अदर टीम्स। बार्सिलोना समहाउ लॉस्ट दैट एडवांटेज, और उसी के साथ उनके गेम में भी बहुत बार हम लोग को बहुत सारे गलतियां देखने को मिल रहे हैं, और उसके साथ इंजरी इश्यूज तो है ही, और अभी लामिन यामाल का भी इंजरी को लेके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है कि कब तक वो लौटेगा। तो ये तो बार्सिलोना के लिए एक हेवी ब्लो है। और उसी के साथ जो मैं कह रहा था कि प्लेयर्स को आप अगर ज़्यादा यूज़ करते हो एक पर्टिकुलर एज के बाद, जैसे कि लेवेंडोव्स्की, तो प्लेयर्स हो ही सकते हैं कि फटीग हो जाए या फिर एग्जॉर्शन आ जाए और इजी चांसेस वो मैच में मिस करने लगे। तो जैसा ये वाले गेम वीक में भी हम लोग को देखने को मिला है कि एक कंपैरेटिवली वीकर टीम के साथ, जहां पे कायदे में देखा जाए कि खराब खेलने के बाद भी बार्सिलोना को वो मैच जीतना चाहिए था, क्योंकि बार्सिलोना हैड एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लेवेंडोव्स्की अकेला ही हैट्रिक मार सकता था। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था, अगर आप हर एक मैच में खेलते हो तो आपको एग्जॉर्शन या फिर फटीग कैन इजीली कैच अप, और वही चीज हुआ है मेरे ख्याल से लेवेंडोव्स्की के साथ और कुछ बार्सिलोना के प्लेयर्स के साथ भी, और उसके साथ इंजरी कंसर्न्स तो है ही। तो हांसी फ्लिक को अपना जो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत टैक्टिकल चेंजेस करना होगा टू गेट सम रिजल्ट्स आउट ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, क्योंकि अभी जो सिचुएशंस हैं वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है फॉर बार्सिलोना। अभी बार्सिलोना के ऊपर वो प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि वो लोग एक एडवांटेज पोजीशन में थे, तो लोग कहेंगे बैंटर करके कि बार्सिलोना ऑलरेडी बॉटल कर चुके हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहता, फुटबॉल में ऐसा होना नॉर्मल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैं कह रहा था कि फुटबॉल में चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाता है, बहुत जल्दी नैरेटिव्स बदल जाते हैं, तो लोगों का सोचना भी बहुत जल्दी बदल जाता है। तो इसीलिए बार्सिलोना के ऊपर अभी प्रेशर तो है, और दूसरी तरफ रियल मैड्रिड के ऊपर भी वो प्रेशर है। रियल मैड्रिड के पास भी बहुत सारे इंजरीज इश्यूज हैं, ये भी सब लोगों को मालूम है। और दूसरी बात, रियल मैड्रिड का भी ला लीगा में अप एंड डाउन्स चल रहा है। रियल मैड्रिड के पास एक गेम इन हैंड है, तो वो मैच अगर वो लोग जीत जाते हैं तो बार्सिलोना से वो लोग आगे तो चले जाएंगे, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि एटलेटिको मैड्रिड के पास भी एक गेम इन हैंड है, और वो अभी रियल मैड्रिड से 1 पॉइंट आगे है। और एटलेटिको मैड्रिड अभी जैसा खेल रहे हैं, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट, क्योंकि पिछले 11 मैचेस इन अक्रॉस ऑल द कंपटीशंस वो लोग 11 में से 11 मैचेस ही जीतते हुए आ रहे हैं। तो इट इज अ ह्यूज टर्न अराउंड फॉर एटलेटिको मैड्रिड, क्योंकि सीजन शुरुआत में उतना कुछ खास नहीं था एटलेटिको मैड्रिड का, बोथ इन चैंपियंस लीग एंड ला लीगा, लेकिन जो टर्न अराउंड किया है डिएगो सिमियोन ने, इट इज रियली क्रेडिबल। और ये चीज हो सकता था, ये हम लोग को लग भी रहा था सीजन के शुरुआत में, वो इसलिए कि एटलेटिको मैड्रिड की अगर आप समर ट्रांसफर देखो तो वो बहुत ही बढ़िया रहा था। एटलेटिको मैड्रिड कॉनर गलेगर को खरीदा था, एटलेटिको मैड्रिड हुलियन अल्वारेज को खरीदा था, एटलेटिको मैड्रिड कुछ प्लेयर्स जैसे मोराटा, ये सारे प्लेयर्स से मूव ऑन कर चुके थे, और अभी ग्रीजमान भी बहुत सही खेल रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो डिफेंसिव सॉलिडिटी भी एटलेटिको मैड्रिड के पास है। डीपॉल का भी अगर इंडिविजुअल गेम आप देखो तो वो भी बहुत लिफ्ट हो चुका है, वो भी अभी एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस वीक इन वीक आउट देता है विद एटलेटिको मैड्रिड। तो एक कलेक्टिवनेस और एक टीम गेम की जो मैं बात करता हूं फुटबॉल में, वो एटलेटिको मैड्रिड से प्रॉपर्ली देखने को मिल रहा है इस सीजन में। तो इसीलिए मेरे ख्याल से उनके ऊपर वो प्रेशर ऑफ अभी हो चुका है। और दूसरी बात ये कि एटलेटिको मैड्रिड के जो प्लेयर्स की कॉन्फिडेंस है वो भी अभी स्काई हाई होगा। तो एटलेटिको मैड्रिड कैन एक्चुअली विन द लीग, क्योंकि उनके पास वो नो हाउ है, उनके पास वो एक्सपीरियंस है, वो लोग 2 बार ये कर चुके हैं। अभी आई हैव टू से एटलेटिको मैड्रिड इन द टाइटल रेस। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से बिलबाओ भी अभी प्रेशर क्रिएट करेंगे रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के ऊपर, क्योंकि बिलबाओ का पॉइंट भी ज्यादा पीछे नहीं है। हाँ, लोग कह सकते हैं कि अभी तो 5 पॉइंट का गैप है, लेकिन जैसे रियल मैड्रिड और बार्सिलोना खेल रहे हैं, और दूसरी बात तो ये चैंपियंस लीग का भी प्रेशर रहेगा उनके ऊपर, तो वहां पे बिलबाओ का मेरे ख्याल से इन दोनों के साथ एक थोड़ा बहुत एडवांटेज हो सकता है कि बिलबाओ जैसे खेल रहे हैं, रीसेंट फॉर्म उनका जैसा चल रहा है, वैसा अगर चलता है तो शायद बिलबाओ भी रियल मैड्रिड या बार्सिलोना से आगे चला जाए ला लीगा में। तो कुछ भी हो सकता है फुटबॉल में, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं। तो आप लोगों का क्या मानना है ये सारे चीजों को लेके? क्या आप लोगों को लगता है कि इस सीजन में एटलेटिको मैड्रिड कैन एक्चुअली विन द ला लीगा टाइटल? तो वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, बहुत सारे टॉपिक पे बहुत सारी चीजों को लेके मैंने बात किया, क्योंकि ये सारे टॉपिक पे बात करना जरूरी है। तो ये सारे टॉपिक को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और दैट बीइंग सेड, चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो और भी लोगों के पास रिकमेंड होगा, और जितने लोगों के पास रिकमेंड होगा, अगर लोग
सब्सक्राइब करते हैं तो जो कम्युनिटी मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं इन इंडिया वो धीरे धीरे ग्रो होगा। और अगर कम्युनिटी ग्रो होता है तो मैं लाइव स्ट्रीम भी करूंगा, आपके साथ लाइव इंटरेक्शन होगा। तो ये सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैन स्टार्टेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।